चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप you are well. हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो है नया टॉपिक जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, उसकी कुछ पर्सनल दिक्कतें थी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो है एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन राजस्थान, सॉइल एरोशन, मेथड ऑफ वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, इन सभी के ऊपर जो है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम एक इम्पोर्टेंट जोश के साथ आप लोगों को तरोताजा करते हैं। काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हाँ, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। हाँ, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी के साथ हम जो है आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज द सोइल, मृदा क्या है। सरल परिभाषा, मृदा वह ऊपरी सतही परत है। मृदा क्या है? वह ऊपरी सतही परत है जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती है और जिसमें खनिज कण, जैविक पदार्थ, ह्यूमस जिसको बोलते हैं, जल और वायु का मिश्रण होता है। यह पौधों को पोषण, जल और आदान प्रदान करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का जीवित आवरण भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पृथ्वी का जीवित आवरण किसे कहा जाता है, तो वह मृदा को ही कहा जाता है। मृदा के प्रमुख घटक यानी कि कंपोनेंट्स क्या है इसके, वो है आपके सामने खनिज पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जल है और वायु है। खनिज पदार्थ में रेत, गाद, चिकनी मिट्टी ये सभी जो है मिक्स होती है। कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस, सूक्ष्म जीव, अपघटित पत्तियां ये सभी जो है इसमें सम्मिलित होती है। मृदा की परिभाषा, वैज्ञानिकों ने क्या हुआ, मृदा की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें से हम दो डेफिनेशंस पे बात करेंगे, दो वैज्ञानिकों की परिभाषा पर जो है गौर करेंगे। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है। मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। ऐसा जो है साइंटिस्ट रमन 1971 में जो है उन्होंने ऐसा बताया। और साइंटिस्ट बकमैन और ब्रेडी के अनुसार 1984 के अनुसार जो है मृदा क्या है? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से
बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकते हैं तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। पौधों को यांत्रिक आधार और आंशिक जीविका प्रदान क्या करती है? मृदा करती है। अब मृदा का आयतनात्मक संगठन वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है, ये जानना जरूरी है। हम मृदा के बारे में आगे बढ़े, मृदा के बारे में जाने उससे पहले जो इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस यानी कि खनिज पदार्थों से घिरा रहता है। मृदा का लगभग 50% भाग जो है ठोस खनिज पदार्थों से घिरा रहता है। शेष आयतन को हम क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं, जिसमें 25% क्या होता है? जल होता है और 25% वायु होती है। जल और वायु के अनुपात में मौसम तथा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है। जल और वायु के अनुपात में मौसम तथा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है। ये जो है जल और वायु क्या है? इनका परसेंटेज चेंजेस होता है, फिक्स नहीं कह सकते हैं। ये जो है मौसम तथा अन्य कारकों के कारण जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये आप सभी लोग समझते हो। अब जैसा कि मैंने बताया कि ठोस पदार्थ, देखिए मिनरल मैटर अप्रोक्सीमेटली 45% और जो 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर है। ये दोनों मिला के जो है क्या हो गए? 50%। अभी हमने जो है पिछली स्लाइड में बात करी थी, पिछले जो है उसमें सॉइल के जिक्र किया था और एयर वायु का जिक्र किया था। ये दोनों क्या है? 25% होती है। तो आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट अवयवों का वर्णन, डिस्क्राइबिंग सॉइल कंपोनेंट्स। सॉइल कंपोनेंट्स क्या है? जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया, इसको जस्ट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि खनिज पदार्थ जो है मिनरल मैटर्स वो 45% अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया। ये चट्टानों के टूटने से बनता है। ये कैसे बनता है? चट्टानों के टूटने से बनता है। इसमें रेत, जैसा भी मैंने बताया, गाद किसको बोलते हैं? सिल्ट। यू डोंट कंफ्यूज कि व्हाट इज द गाद। गाद क्या है? सिल्ट है। और दूसरा है क्ले। ये शामिल होते हैं मिनरल मैटर्स में। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से पौधों को जो है पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 5% है। पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। ये कैसे बनता है? पौधे और जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं उनके सड़ने गलने से जो है ये बनते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जब जमीन पे गिर जाती है या किसी भी प्रकार के कोई अवशेष जो होते हैं वो जब गल जाते हैं तो ऑर्गेनिक के तौर पर वह काम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता और संरचना में इससे सुधार होता है। अब हम बात करें सॉइल वाटर, जल, लगभग 25% पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें घुले हुए पोषक तत्व पौधों तक पहुंचते हैं और इससे पौधों को जो है जीवन दान मिलता है। वायु लगभग 25% मिट्टी के छिद्रों यानी कि पोर्स में पाई जाती है। वायु कहाँ पाई जाती है? ये सोचने वाली बात है। मिट्टी के जो पोर्स होते हैं, छिद्रों के बीच में वायु पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जड़ों के थ्रू जड़ों की श्वसन क्रिया व सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के लिए जो है ये बहुत ही जरूरी है। जड़ों की श्वसन क्रिया
और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के लिए जो है वायु का होना बहुत जरूरी है। बिना वायु के जो है पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। बड़ा ही सिंपल है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? मैंने जो है दो तरीकों से आप लोगों को इसको समझा दिया है, चित्र के माध्यम से भी। मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर। मृदा क्या है, इसका गठन किस प्रकार होता है? सॉइल टेक्सचर को हम सिंपल डेफिनेशन से, परिभाषा से हम समझते हैं। बालू, सिल्ट, मृतिका के कणों के आकार। बालू बालू सिल्ट और मृतिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को, जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन अथवा महीनता होती है, मृदा गठन या मृदा कणाकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मृदा गठन कहते हैं या मृदा कणाकार कहते हैं। तो ये समझ गए? बालू, सिल्ट एवं मृतिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को, जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन और महीनता, मृदा में क्या है? मोटापन और महीनता होती है, मृदा गठन या मृदा कणाकार कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग, मृदा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के कण वर्ग होते हैं? 3 प्रकार के। बालू, सिल्ट और मृतिका, यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले, जिनका वर्णन जो है हम नेक्स्ट आगे इसमें करते हैं। अब इसको समझेंगे। मृदा के कण वर्ग, सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स जो है सैंड के जो कण का आकार होता है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और ये पूछा भी जाता है। और आगे जो है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जब आप लोगों को करवाएंगे तो उसमें भी जो है ये पूछा जाएगा। क्विज के अंदर भी आप लोगों से जो है ये पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। 0.05 मिलीमीटर यानी कि mm से लेके 2 mm तक जो है सैंड के कणों का आकार होता है। विशेषता क्या होती है? खुरदरी बनावट होती है, जल निकास अच्छा होता है, जल धारण क्षमता भी इसकी अच्छी होती है, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, और वायु संचार अधिक होता है। वायु का संचार अधिक होता है। जल धारण क्षमता कम होती है और वायु संचार अधिक होता है। अब जो है हम बात करें सिल्ट की, यानी कि जिसको गाद भी हम पढ़ रहे थे, तो कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, किसी भी तरह के वर्ड्स दिए जा सकते हैं, बट अंग्रेजी का जो है लाइन जरूर पढ़े अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन। इसका जो कणों का आकार है 0.002 मिलीमीटर से लेके 0.05 मिलीमीटर। देखिए 0.002 से 0.5 मिलीमीटर जो है इसका आकार होता है। इसकी विशेषता क्या है? चिकनी बनावट होती है, जल धारण क्षमता जो है मध्यम होती है, जल धारण क्षमता मध्यम होती है, और उपजाऊ शक्ति अच्छी होती है। यानी कि किससे अच्छी होती है? आपका जो है जो सिल्ट है उससे अच्छी होती है, यानी कि बालू से। अब हम आ जाते हैं क्ले, मृतिका पर। इसके जो कणों का आकार होता है वो 0.002 से लेके मिलीमीटर से कम होता है। इसके जो क्ले का जो है आकार है वो याद रखना बहुत जरूरी है, 0.002 से कम होता है। अब इसकी विशेषता क्या? बहुत महीन कण होते हैं, इसमें जल धारण क्षमता जो है पर अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, हवा का संचार जो इसमें थोड़ा कम हो पाता है, और चिपचिपी इसकी बनावट। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो है आप लोगों के सामने पेश है। राजस्थान की मृदाएं, राजस्थान सॉइल्स, राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता व विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर 8 प्रकारों में बांटा गया है। और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ आपके सामने टॉपिक आ चुका है, वो भी एग्रोनॉमी की बुक से जो है लिया गया है। राजस्थान में मृदाओं के प्रकार,
अब राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता, कृषिगत उर्वरता के आधार पर जो है 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भी वर्गीकरण किया है, जिसमें 14 तरह की मृदाओं का नाम उल्लेखित है। यह वर्गीकरण मृदा की बनावट, रंग, उपजाऊता, जल धारण क्षमता आदि विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब हम जो है सबसे पहले 8 प्रकार की मृदाओं का जो है वर्णन करेंगे, जो राजस्थान में जो है कृषिगत उर्वरता के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। पहली जो है सैंडी सॉइल है, रेतीली या बलुई मृदा जिसको हम कहते हैं, और इसमें 90 से 95% बालू होती है और 5 से 7% क्ले होती है। जल एवं पोषक तत्वों की जो है इसमें कमी होती है और ये कम उपजाऊ होती है, ये इसकी विशेषता है। पीएच मान जो है, उपजाऊपन क्या है इसका, क्षारीय प्रवृत्ति की, ये जो है किस प्रकार की है, थोड़ी सी क्षारीय प्रवृत्ति की। और ये किस किस जिलों में पाई जाती है, इसका क्षेत्र क्या है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। समझ गए आप लोग, बिल्कुल क्लियर है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू और नागौर जो है इसके क्षेत्र है। इसमें उपयुक्त फसल कौन कौन सी है, सीमित कृषि जो है इसमें की जा सकती है, बाजरा है, मूंग है, गवार है, ये फसलें जो है इसमें, मूंग, मोठ, जीरा, ये ली जा सकती है। उससे ज्यादा सैंडी सॉइल्स में जो है बाजरा मुख्य क्रॉप है। अब हम ब्राउन सैंडी सॉइल की बात करते हैं। भूरा रंग, ब्राउन भूरी रेतीली मृदा, इसका रंग जो है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूरा रंग होता है। रेतीली मृदा से अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन ये क्या होता है, रेतीली मृदा से अधिक उपजाऊ होती है, फास्फोरस इसमें जो है अधिक मिलता है। ये मध्यम उपजाऊ इसको हम कह सकते हैं, पीएच मान और उपजाऊपन के आधार पर। ये भी जो है बाड़मेर, जलोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों में जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अंदर जो है गेहूं, ज्वार, दालें, जिसमें दालों में आपके मूंग, मोठ आ जाते हैं, और जीरा भी जो है इसमें किया जा सकता है। अब तीसरा जो है, अब हम आ जाते हैं लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल्स। कैल्शियम कार्बोनेट एवं चूने की अधिकता इसमें जो है, कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की अधिकता इसमें होती है, उपजाऊ ये थोड़ी कम होती है। पीएच जो है इसका 5.5 से 8.5 यानी कि 5.5 से 8.5 होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर जो है ये पाई जाती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से जो है कपास, मूंगफली और मक्का की खेती की जा सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल इजी और बड़े सरल तरीके से आप लोगों के सामने पेश है। अब हम चलते हैं लाल लोमी मृदा पर। रेड लोमी सॉइल्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है, लाल लोमी मृदा लौह कणों के कारण, लाल रंग इसका होता है, लोहे के कणों के कारण जो इसका लाल रंग होता है। नमी देर तक रहती है। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की जो है इसमें कमी रहती है, और नमी भी जो है काफी देर तक इसमें बनी रहती है। रासायनिक खाद व सिंचाई पर उपजाऊ जो है इसको बनाया जा सकता है। ये कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ये मेनली जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसमें क्या क्या फसल की जा सकती है ये आप लोग जो है सभी जानते हैं। गेहूं, धान,
धान, गेहूँ और गन्ना, कपास और चना। देखिए ये मुख्य फसलें वैसे भी राजस्थान की, तो इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास, चना काफ़ी अच्छी यहाँ पे पैदावार ली जा सकती है। तो है दोमट मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी। नदी नालों के किनारे पर जो है ये मिलती है, लाल रंग इसका होता है। कृषि के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो इसमें मिक्स होते हैं, सभी फसलों हेतु जो है ये उपयुक्त होती है। दोमट मृदा का नाम आते ही सब समझ जाते हैं कि वो जो है सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और सबसे अच्छी सोइल इसको माना जाता है। ये जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है और इसमें सभी फसलें ली जा सकती है। ऐसी कोई फसल नहीं है जो एलुवियल सॉइल्स के अंदर नहीं ली जा सकती। ज्यादातर फसलें जो है यानी कि सभी फसलें इसमें ले सकते हैं। अब ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल का नाम आते ही सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है मुख्य रूप से कपास के लिए जानी जाती है। काले रंग की नमी धारण क्षमता अधिक होती है इसमें, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल होती है और इसमें मॉइस्चर जो है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। उपजाऊ है एकदम। उदयपुर, कोटा संभाग में जो है ये पाई जाती है। कपास, गेहूं और सोयाबीन इसके लिए जो है उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं लाल काली मिश्रित मृदा की, रेड एंड ब्लैक सॉइल की। रेड एंड ब्लैक मिक्स सॉइल, हल्का गठन है इसका। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी इसमें होती है। मध्यम उपजाऊ जो है ये होती है। सबसे बेस्ट उपजाऊ कौन सी है? दोमट मृदा जो है वो भी सबसे बेस्ट है। उसके बाद में जो है ब्लैक सॉइल भी अच्छी है और रेड एंड मिक्स सॉइल ये मीडियम उपजाऊ है। और इसमें जो है भीलवाड़ा, उदयपुर, पूर्व में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो ये पाई जाती है। इसमें कपास और मक्का मुख्य रूप से ली जाती है। अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पर, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ब्राउन सैंडी लॉमी सोइल। ये भी जो है एक बहुत ही अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। नदियों द्वारा लाई गई है तो ऑलरेडी जो है उपजाऊ होनी है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो है उसमें कई तरह के मिनरल्स और पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। अच्छी उपजाऊ इसको जो है माना गया। ये अलवर, भरतपुर के उत्तरी क्षेत्र में और गंगानगर के मध्य क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। कपास और गेहूं इसकी मुख्य फसलें इनमें ली जा सकती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल संक्षिप्त और सरल शब्दों में जो है आप लोगों के सामने पेश है। और यदि फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग जो है यूट्यूब पर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। राजस्थान की 14 मृदा को 14 भागों में जो है बांटा गया है राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। ये मैंने आप लोगों को भी बताया था, जिसमें रेतीली रेतीली सैंडी डेजर्टिक रीजन, रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्र, रेतीले कम कम उपजाऊ रेतीले कम उपजाऊ क्षेत्र और सेमी फर्टाइल सैंड रीजन, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल रीजन, डेंस सैंड घना रेतीला, रेड सैंड सॉइल रीजन, लाल बलुई मृदा क्षेत्र, ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए काली कपासी मृदा क्षेत्र, नाम से ही स्पष्ट है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़, रेड येलो सॉइल रीजन, हिली सॉइल रीजन, इरोडेड सॉइल रीजन यानी मिट्टी कटाव वाले क्षेत्र जो है वो, और लोमी एंड हैंड लोमी, सैलाइन लैंड, फुथिल
गिरिपाद मृदा सॉइल रीजन, रिसेंट एलुवियल सॉइल रीजन। राजस्थान मृदा क्षेत्र उसी भाग के अनुसार जो है इनको 15 भागों में बांटा गया है। रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्र में ये कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। यानी कि ब्रॉड लेवल पर जो है इसको डिवाइड किया गया है सोइल रीजन्स में। तो इसमें जो है जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर हो गए, अधिक रेतीली है, शुष्क जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। सिंचाई पर बाजरा, गवार, मूंग जो है इसमें पाया जाता है। रेतीली कम उपजाऊ क्षेत्र जो है इसमें होता है नागौर। रेतीली कम उपजाऊ क्षेत्र ये नागौर, चूरू और झुंझुनू 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये पाई जाती है। कुछ उपजाऊता है, जल संरक्षण आवश्यक है इसमें, और बाजरा, गवार और तिल की इसमें फसलें उपयुक्त रहती है। लवणीय क्षारीय मृदा क्षेत्र नागौर, बीकानेर। लवण नमक की अधिकता के कठोर सतही लवण नमक की अधिकता, और इसमें जो है लवणीय क्षारीय मृदाओं में क्या होता है? नमक ही होता है, तो उसकी जो है मात्रा अधिक होती है। सुधार के बाद जो है इसमें गेहूं और सरसों की फसल ली जा सकती है। जैसा कि सभी लोग खेतों में जिप्सम डालकर जो है लवणीय मृदा को उपयुक्त मृदा बनाकर जो है खेती करते हैं। घना रेतीला क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर। जो सबसे ज्यादा रेतीला क्षेत्र है वो बाड़मेर और जैसलमेर। अत्यधिक बालू, जलधारण क्षमता बहुत कम होती है उसमें जो है। वर्षा आधारित मोटे अनाज जो है उसमें लिए जा सकते हैं। लाल बलुई मृदा अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद। लाल बलुई मृदा जो है अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद। लौह तत्वों से लाल रंग, मध्यम उपजाऊता, गेहूं, तिलहन और दलहन की फसलों से ली जा सकती है। काली कपासी मृदा क्षेत्र ये कोटा, झालावाड़, बूंदी। गहरी उपजाऊ, नमी धारण में सक्षम, कपास, सोयाबीन और गेहूं उसमें लिया जा सकता है। अब हम बात करें जलोढ़ मृदा क्षेत्र गंगानगर और भरतपुर और धौलपुर में जो है ये पाया जाता है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जो है इसमें होती है। इसके अंदर गेहूं, गन्ना, चावल सभी फसल जो है गेहूं, गन्ना, चावल मेन रूप से इसमें होती है, फसलें ली जा सकती है। राजस्थान मृदा क्षेत्र में जो है लाल मृदा लाल मृदा क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है ये मेन रूप से पाई जाती है। लाल पीली मृदा क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लौह तत्वों से रंग मध्यम, लौह तत्वों से रंग जो है इसका लाल पीला होता है, और मध्यम उपजाऊ जो है ये होती है, और इसमें मक्का, तिलहन और दलहन फसलें ली जा सकती है। पहाड़ी मृदा क्षेत्र सिरोही, उदयपुर पथरीली ढलान युक्त, कम उपजाऊ, वन उत्पाद, झूम कृषि इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी कटाव क्षेत्र करौली, धौलपुर में। कटाव जलवायु कटाव, गहरी दरारें, वनीकरण एवं जल संरक्षण। लोमी दोमट मृदा अलवर, जयपुर और टोंक। जलधारण क्षमता बेहतर, अच्छी उपजाऊता। लोमी दोमट मृदा अलवर, जयपुर, टोंक। जलधारण क्षमता बेहतर, अच्छी उपजाऊता। गेहूं, सरसों और जौ की फसल इसमें ली जाती है। खारी भूमि क्षेत्र सांबर और डिडवाना सभी लोग जानते हैं। नमक की अधिकता नमक की अधिकता, श्वेत सतही, अन्य की जो है फ्लोर है वो वाइट बिल्कुल दिखता है, सफेद की तरह। तो नमक उत्पादन और सुधार के बाद कृषि की जा सकती है। गिरिपाद मृदा माउंट आबू, उदयपुर। जैविक तत्व युक्त बलुई मिट्टी जो है इसको कहा गया है। सब्जियों, फल, औषधीय पौधों के लिए उपयुक्त है। नवीन जलोढ़ मृदा चंबल, बनास नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। हाल की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो है ये है, और गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियां जो इसमें की जा सकती
है। ये वर्गीकरण अधिकतर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मान्य है। सिंचाई की उपलब्धता, उर्वरक उपयोग और भूमि सुधार से मृदा की उपजाऊता को बढ़ाया जा सकता है। तो राजस्थान के सॉइल रीजन्स बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को जो है बताए गए हैं। आई होप ये जो है आप लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि क्या और सुधार की आवश्यकता है। मृदा क्षरण, सॉइल इरोशन। मृदा क्षरण, सॉइल इरोशन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के कारण हट जाना या नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है, सॉइल इरोशन। आर यू क्लियर? मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के कारण हट जाना या नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। व्हाट इज द मृदा क्षरण? डेफिनेशन के तौर पर हम देखते हैं तो मृदा क्षरण वह प्रक्रिया है, मृदा क्षरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या अन्य प्राकृतिक या मानवीय कारकों के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता घट जाती है, उसको मृदा क्षरण कहते हैं। वेरी क्लियर है ये। देखिए किसी भी टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमको पहले उसे समझना जरूरी होता है। अब हमें यही पता नहीं कि मृदा क्षरण होता क्या है, तो हम आगे उसके बारे में समझेंगे क्या? तो पहले अपने माइंड में ये पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक की भूमिका को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मृदा क्षरण के अब हम समझेंगे मृदा क्षरण, सॉइल इरोशन के प्रमुख कारण। क्या कारण हो सकते हैं? जैसा आप सभी जानते भी हैं, बट एक बार इसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तेज हवा, तेज वर्षा हो और जल बहाव हो। तेज वर्षा और जल बहाव होगा तो जो है उससे भी मृदा क्षरण होता है। बारिश के समय में तेज बहाव उपजाऊ परत को बहा ले जाता है। और तेज हवा, दूसरा है जो है तेज हवा, पवन क्षरण जिसको हम कहते हैं। खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा मिट्टी को उड़ाकर दूर तक ले जाता है। क्या होता है कि हवा तो वो चीज है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में तो ड्यून्स के ड्यून्स, यानी कि जिसको जो टीले होते हैं, टिब्बे होते हैं रेत के, उनको ड्यून्स कहते हैं। तो उन टिब्बों को जो है एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी रख देती है। तो इतना पूरा का पूरा जो है वही चेंज कर देती है। तो मिट्टी तो एक सामान्य बात है। वृक्षों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। अब जब और इनके कटने से क्षरण होता है। समझ गए? डिफॉरेस्टेशन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? तो जब जब कोई पेड़ वनस्पति की कटाई होती है उससे ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो मिट्टी की पकड़ को जो है पेड़ पौधे ही पकड़ बना के रखते हैं, पकड़ को जो है। जैसा आप लोग सभी जानते भी हैं कि जहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है वहां पर जो है पेड़ पौधों को लगाया जाता है ताकि मिट्टी की पकड़ बनी रहे। और ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब अधिक चराई। जानवरों को जैसे एक ही स्थान पर बार बार चराएंगे तो वहां पे जो है घास खत्म हो जाएगी, और घास खत्म हो जाएगी तो जो है मिट्टी ढीली पड़ेगी, और दूसरा जो है वो ऊपर का परत तो जैसे ही खत्म होगी तो मिट्टी जो है रखी नहीं रहेगी और कटाव शुरू हो जाता है। असंतुलित खेती या गहरी जुताई, मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है और बहने लगती है। जब हम गहरी जुताई कर देते हैं या बार बार जो है जुताई कर देते हैं तो उससे मिट्टी की जो संरचना है वो कमजोर पड़ जाती है और बहने लगती है। निर्माण कार्य एवं खनन, प्राकृतिक भूमि को उठाकर उसे अस्थिर बना रहे हैं। अब हम जब कोई भी निर्माण करना है तो प्राकृतिक भूमि को जो है हम हटा के ही
यानी कि जो है सोइल को हटा के वहाँ पे जो भी तभी हम एक नया निर्माण कर पाते हैं। तो इससे भी जो है मृदा क्षरण होता है। मृदा क्षरण के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल इरोशन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मृदा क्षरण के कारण। अब हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण के प्रकार। टाइप ऑफ सॉइल इरोशन, वाटर इरोशन एक, जिसमें हमने पढ़ा कारण में, जल क्षरण जिससे होता है। एक दूसरा विंड, वायु क्षरण जिससे होता है। ग्रेविटी इरोशन, गुरुत्वीय क्षरण जिसको हम कहते हैं। और ह्यूमन इंड्यूस्ड इरोशन, यानी कि मानवीय क्षरण जिसको हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज द वाटर इरोशन, जल क्षरण क्या है? जब तेज वर्षा या बहता हुआ जल उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है, ये सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें कई प्रकार जो है वो होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। विंड इरोशन, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवा उपजाऊ मिट्टी की परत को उड़ाकर दूर ले जाती है। ये जैसा मैंने आपको भी बताया, राजस्थान में विशेष रूप से थार रेगिस्तान में जो है ये सामान्य है। और पहाड़ी ढलानों, ग्रेविटी, पहाड़ी ढलानों पर मृदा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकती है, जिससे भूस्खलन होता है। लैंडस्लाइड भी हम जिसको बोलते हैं, जैसा अभी सभी लोग जानते भी हैं कि जैसे उत्तराखंड है या जो भी पहाड़ी एरिया है अपने जम्मू कश्मीर के, लेह लद्दाख है, या और भी कई पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें क्या होता है कि लैंडस्लाइड का जो है, हिमाचल प्रदेश अपना जो है, उनमें ज्यादातर जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती है। तो उसका कारण है कि पहाड़ों में ढलान होती है, और ढलान के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बनता है, और उससे जो है मृदा नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। ह्यूमन इंड्यूस इरोशन, मानवीय क्षरण। मानवीय क्षरण मनुष्य द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई करना, अत्यधिक चराई, गलत खेती, निर्माण आदि की संरचना से खराब होकर जो है मृदा क्षरण हो रहा है। तो ये जो है मनुष्य के द्वारा की जा रही है। अब हम समझेंगे कि जल क्षरण के उप प्रकार, यानी कि मैंने बात की थी अभी वाटर इरोशन। वाटर इरोशन कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम जो है डिटेल से आपको बताते हैं। वाटर इरोशन सीट इरोशन भी कहते हैं। सीट इरोशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर इरोशन के टाइप्स क्या क्या है, तो बिना सोचे समझे आपको जो है बता सकते हैं। सीट इरोशन, रिल इरोशन, रिल इरोशन, गुली इरोशन, और स्प्लैश एंड स्ट्रीम। तो SRGSS, ये क्या हो गया? SRGSS, सीट इरोशन और रिल इरोशन, गुली इरोशन, और स्प्लैश इरोशन, और स्ट्रीम इरोशन। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज द सीट इरोशन? मिट्टी की पतली सतह एक समान बह जाती है, जो पता नहीं चलता है, जल्दी पता नहीं चलता है उसका जो है, उसको सीट इरोशन। जल भाव से खेतों में छोटे छोटे नाले या धारियां बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिल इरोशन। जैसे छोटी छोटी नालियां बन गई तो उनको सीट इरोशन, सॉरी रिल इरोशन कहते हैं। गली इरोशन, जब छोटी नालियां बड़ी खाइयों में बदल जाती है, जब छोटी नालियां बड़ी खाइयों में बदल जाती है, तो उसको जो है हम गली रोशन कहते हैं। जैसे कि चंबल के क्षेत्र में जो है बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती है, और उसमें जाके मिल जाती है। स्प्लैश, जब वर्षा की बूंदें मिट्टी की सतह से टकराकर मिट्टी को तोड़ती है और उसको क्या करती है? स्प्लैश, यानी कि जैसे ये मिट्टी है, अब ये ऐसे उछल, जैसे ही इसकी बूंदे गिरेगी, तो बूंदे गिरने के बाद जो है मिट्टी ऊपर उठती है, उछलती है, और उससे जो है वो मिट्टी की सतह को तोड़ देती है। स्ट्रीम बैंक इरोशन, स्ट्रीम बैंक क्षरण जो नदियों के किनारे मिट्टी जल के कटाव से कटती रहती है और बह जाती है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि नदियों के किनारे मिट्टी का जल जो है, मिट्टी जल के कटाव से कटती रहती है, और वो बहती चली जाती है, और जो है इससे जो है अपना जो है सॉइल इरोशन होता रहता है।
आई थिंक पिछले वाटर इरोशंस आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बड़े ही आसान शब्दों में जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब यानी कि वाटर इरोशन है, इसको प्रभावित क्या करते हैं, ये भी सिंपल है। इसको प्रभावित करने में जो है वर्षा, रेनफॉल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अधिक वर्षा और तेज बरसात से बहाव बढ़ता है, मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। ये सामान्य बात है, जब अधिक वर्षा होगी, तेज बरसात होगी और मिट्टी का कटाव उससे बढ़ जाएगा। अब मृदा का प्रकार कैसा है, इस पे भी जो है डिपेंड करता है कि मृदा कितनी जल्दी कटती है, कितनी धीरे कटती है। जैसे रेतीली मिट्टी है वो जल्दी कट जाएगी, चिकनी मिट्टी अपेक्षाकृत जो है कम कटेगी, और जैविक पदार्थ वाली मिट्टी में जो है कटाव भी कम लगता है। ये सभी आप लोग जानते हैं कि रेत जो है आसान तरीके से फ्लो हो जाती है, और चिकनी मिट्टी और जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वाली जो मिट्टी है वो जल्दी से कटती नहीं है। अब स्लोप, भूमि की ढाल, यदि भूमि की ढाल जितनी तीव्र होगी, जलवायु उतना तेज होगा और सरण भी उतना ही तेज होगा। वेजिटेशन कवर, यदि वनस्पति का आवरण जो है, अगर मान लीजिए जैसा अभी मैंने बताया वो खत्म हो गया, घास की मिट्टी हट गई, पेड़ पौधे हट गए, तो आवरण खत्म हो जाता है। आवरण जब जमीन का आवरण ही कम खत्म हो गया, मिट्टी की पकड़ खत्म हो गई, तो मृदा क्षरण बढ़ जाता है। लैंड का यूज, जैसे मैंने अभी बताया कि बार बार जुताई करेंगे और बार बार पशुओं को चराएंगे, अव्यवस्थित तरीके से हम जो खेती करेंगे तो मृदा क्षरण बढ़ता है, यानी कि जल क्षरण बढ़ जाता है, और इससे संरक्षण खेती से क्षरण कम होता है। तो संरक्षण खेती जो है वो हमको करनी चाहिए, संरक्षित खेती जिसको हम बोलते हैं। टोपोग्राफी, भू की आकृति, यानी कि पहाड़ी और घाटी वाले जो क्षेत्र है वो जल क्षरण के लिए अधिक संवेदनशील है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे पहाड़ और ढलानें होगी, घाटियां होगी, वहां पे जो है जल का क्षरण अधिक होगा और उससे अधिक मिट्टी का कटाव होगा। ह्यूमन क्रियाएं, वनों की कटाई, खनन, सड़क निर्माण, शहरीकरण से जल क्षरण बढ़ जाता है। ये सारी चीजें सामान्य चीजें हैं, बस इनको एक बार दिमाग में बैठा लेना जरूरी है। आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, जैसे ही नाम आ गया कि हमने आपको जो है क्या बात की है, तो तुरंत जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाम से ही कई चीजें स्पष्ट हो जाती है। रेनफॉल, सॉइल टाइप, स्लॉप ऑफ लैंड, वेजिटेशन कवर, ये ऐसे सिंपल इंग्लिश वर्ड्स भी जो है आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है हमारे हिंदी अक्सर शब्दावलियां समझ में भी नहीं आती है, और हो सकता है क्वेश्चन पेपर में भी हिंदी शब्द जैसे गाद गाद जल्दी से समझ में नहीं आएगा। सिल्ट, जैसे सिल्ट का नाम सुनेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आप सुनेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। भूस्खलन थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इंग्लिश वर्ड्स पे भी जो है ध्यान देंगे, और अपने दिमाग में पिक्चर्स यानी कि रील चलनी चाहिए पढ़ते टाइम पे जो है। अब मृदा क्षरण की जैविक विधियां, जैसे कि मृदा क्षरण जो है वो ना हो, मृदा क्षरण नहीं हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैविक विधियों का जो है इस्तेमाल करते हैं मृदा क्षरण को बचाने के लिए। संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको जो है ना बड़ा ही सिंपल तरीके से, मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में सबसे अहम अगर देखें वृक्षारोपण है, फिर घास पट्टी पद्धति है। घास जो है वो हमें जो है अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए, और फसलें लगी होनी चाहिए, यानी कि वेजिटेशन होनी, ताकि आवरण जो है अपना वो बना रहे हैं। झाड़ी और पेड़ के मेड़ जो है हमेशा मेड़ के ऊपर, यानी कि जो जैसा आप लोगों ने सुना मेड़ के ऊपर हम ज्यादातर पेड़ पौधे लगाते हैं, झाड़ियाँ, छोटी झाड़ी, पेड़ पौधे, तो हमारे वो दो तरह के काम करते हैं। एक तो फेंसिंग का, बॉर्डर का काम करती है, दूसरा जो है हमारी मिट्टी को कटने से रोकने का काम करती है। सीढ़ी नुमा खेत, जहाँ पे पहाड़ियाँ है, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए।
तो उससे मिट्टी का जो है कटाव बहुत कम होता है। और समोच्च जुताई यानी कि जुताई जो है समानांतर करनी चाहिए, ताकि जो है बहाव की दिशा में न करके और समोच्च तरीके से जो है अगर हम करेंगे तो हमारा जो है मिट्टी का कटाव कम होगा। इससे मृदा संरक्षण इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब वायु द्वारा क्षरण, हमने ये बात की जल क्षरण की, और मृदा संरक्षण जो है हम कैसे करें, मृदा संरक्षण की जैविक विधियों के बाद कि अब हमने वायु द्वारा जो क्षरण होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वायु क्षरण क्या है? ये सिंपल है कि हवा के द्वारा जो है मिट्टी का कटना, जब ऊपरी जो उपजाऊ जमीन है उसकी परत हट जाती है तो उसको वायु द्वारा मृदा क्षरण कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, कैसे कैसे जो है वो होता है। साल्टेशन, स्खलन, हवा मिट्टी के कणों को छोटे छोटे उच्छालन जम के रूप में थोड़ी दूर तक ले जाती है, तो उससे क्या होता है, उसका जो है ऊपरी लेयर हट जाती है। ये प्राय रेत के कणों के साथ होता है। ये जो साल्टेशन वाली जो क्रिया है डेजर्ट यानी कि सैंडी सॉइल्स में ज्यादा संभव है। फिर है सरफेस क्रीप, क्योंकि वायु क्षरण 3 प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है। साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। यानी कि साल्टेशन स्खलन और सरफेस क्रीप यानी कि रेंगना, घसीटना और रेंगना। भारी मिट्टी के कण हवा की सीधी ताकत से उड़ नहीं पाते हैं। भारी मिट्टी के कण क्या है, हवा की सीधी ताकत से उड़ नहीं पाते, तो वे जमीन पर घसीटते या रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ गए? बहुत ही सिंपल शब्दों में जो है आप लोगों के सामने पेश है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल इजी शब्दों में, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रक्षेपण, निलंबन, सस्पेंशन। बहुत छोटे और हल्के कण हवा में लंबे समय तक तैरते रहते हैं। देखिए पिक्चर्स चलनी चाहिए दिमाग में। बहुत छोटे और हल्के कण हवा में लंबे समय तक तैरते रहते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। इससे धूल भरी आंधियां बनती है। आप लोगों ने जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और लगभग चूरू की बेल्ट में जो है, अगर आपने कभी देखा हो तो वहां पे जो है ना आसमान में धूल के गुब्बारे छाए रहते हैं, तो उस धूल भरी आंधियां जो है उन छोटे छोटे कणों से जो है बन जाती है। वायु द्वारा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु द्वारा क्षरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, ये जो है बहुत ही सिंपल है। हवा की गति और दिशा जो है वो क्या होगी, मृदा की नमी क्या है, मृदा की बनावट क्या है, और वनस्पति यानी कि वेजिटेशन कैसा है वहां का, और सरफेस रफनेस भूमि की सतह कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है, और भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो आप एक एक करके समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से जो दिया हुआ है। तेज और बार बार हवा की गति, तेज और बार बार एक ही दिशा में चलने वाली हवा मिट्टी के कणों को अधिक उड़ाती है। जब तेज चलेगी और बार बार एक ही दिशा में जब हवा चलेगी तो मिट्टी के कणों को वो जो है अधिक उड़ाती है। मृदा में नमी यदि कम है तो भी जो है ज्यादा मिट्टी उड़ेगी। यदि गीली मिट्टी चिपकी रहती है, क्षरण कम होता है, सूखी मिट्टी आसानी से उड़ जाती है। सिंपल शब्द। रेतीली और हल्की मिट्टी आसानी से उड़ जाती है। मृदा की बनावट, रेतीली व हल्की मिट्टी आसानी से उड़ जाती है। चिकनी व जैविक पदार्थ वाली मिट्टी सुरक्षित रहती है, वो यानी कि आसानी से उड़ नहीं पाती। पेड़ पौधे, झाड़ियां और घास मिट्टी को बांधते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ी, घास मिट्टी को बांध के रखने का काम करते हैं। यदि उनकी लेयर्स अगर नहीं है, आवरण खत्म हो जाता है, तो जो है वो मिट्टी ज्यादा उड़ेगी। हवा की गति को रोकते हैं, हवा की गति को भी रोकते हैं। नंगी भूमि पर क्षरण अधिक होता है, यानी कि
अ, खाली भूमि पर, हम इसको हम ये कह सकते हैं खाली भूमि पर जो है सरण अधिक होता है। असमतल सतह, मेड़, अवरोध हवा की ताकत को कम करता है। सरफेस रफनेस, भूमि की सतह, यदि समतल नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उससे ज्यादा क्षरण होता है। मेड़ यानी अगर मेड़ जो है वो क्या करती है, मेड़ अवरोध हवा के ताकत को कम करती है, उससे जो है ना थोड़ा क्षरण कम हो सकता है। खुली सतह पर क्षरण ज्यादा होता है, खुली सतह पर क्षरण ज्यादा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जहाँ असमतल सतह होगी, मेड़ होगी, अवरोध होंगे, वहां पे जो हवा का ताकत कम हो जाएगी और वहां पे कम क्षरण होगा समतल के बजाय। समतल व खुली सतह पर क्षरण ज्यादा होता है। बार बार जुताई करना, अति चराई, वनों की कटाई, मिट्टी ढीली होकर क्षरण बढ़ाती है। संरक्षण खेती, फसल चक्र से क्षरण कम होता है। देखिए इसमें साथ में जो है ना उसको प्रभावित करने वाले कारक है, यदि हम उनको अपने जो हैंड में है वो अपन कर सकते हैं, तो उससे मृदा क्षरण कम होता है। जैसा कि हम पेड़ों की कटाई ज्यादा ना करके ना करें और घास लगाए, झाड़ियां लगाए, तो ये कई चीजें मनुष्य द्वारा, इनको हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो है ना ज्यादातर कारण वो भी होता है। प्राकृतिक तो होता ही होता है, उसको तो अपन जो है रोक नहीं सकते, बट उसके पीछे भी कई फैक्टर होते हैं जिनमें हमारी क्रियाएं शामिल होती है। वायवीय सरण, विंड रोशन, नियंत्रण के सिद्धांत, हवा की गति, वायवीय सरण, विंड रोशन, नियंत्रण के सिद्धांत क्या है? अभी वायवीय सरण को जो है हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं? वायु द्वारा जो सरण होता है, हमने पीछे ये आप लोगों को उसमें साथ साथ बताया है। ये हवा की गति को कम करना, वो कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में? यस, हम जो है खेतों के चारों ओर पेड़ों की पट्टियां लगाए, खेतों के चारों ओर पेड़ों की सॉरी खेतों के चारों ओर पेड़ों की पट्टियां, इनके विंड ब्रेक्स हम जिसको कहते हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब झाड़ियां लगाकर हवा की ताकत यानी कि हवा के वेग को हम कम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट। अब वेजिटेशंस जिसको हम यानी कि कवर करके भी जो है ना वो वनस्पति आवरण बनाए रखना, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कम होगा तो उतना ही कम जो है ना मृदा क्षरण होगा। खेत खाली न छोड़कर खेत खाली न छोड़कर घास उसमें लगाए, आवरण फसलें उसमें हो, दलहनी पौधे लगाकर मिट्टी को ढकना, ये सब हम कर सकते हैं। मृदा की नमी बनाए रखना, सिंचाई, मल्चिंग, फसल अवशेषों के प्रयोग से मिट्टी को नम रखना ताकि वह हवा से न उड़ सके, ये हमारे हाथ में है। भूमि की सतह को खुरदरा बनाना, जुताई इस प्रकार करना कि सतह ढेलेदार रहे जिससे हवा की ताकत टूटे। जैसे कई बार आपने सुना होगा जुताई करते हैं तो थोड़े ढेले बन जाते हैं, तो अगर ढेलेदार रहेंगे तो हवा का जो वेग वो टूटता है, उससे ढेलों से टकरा कर जो हवा का वेग कम हो जाता है, तो उससे भी जो है ना हमारी लेयर्स टूटती नहीं है, उसकी हवा की ताकत कम हो जाती है। मृदा कणों को बांध कर रखने के लिए हमें कंपोस्ट खाद, जैविक पदार्थों को डालकर मिट्टी में मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, ढलानों पर घास लगानी होगी, ये सब हम कार्य कर सकते हैं। भूमि उपयोग की उचित पद्धति, बार बार और अति चराई और वनों की कटाई से जो है फसल चक्रों और मिश्रित खेती अपनाना जरूरी है। इनसे बचना होगा, बार बार जुताई से बचना होगा, अति चराई से बचना होगा, वनों की कटाई से बचना है, फसल चक्र करना, मिश्रित खेती अपनाना है। इससे वायु क्षरण जो है कम किया जा सकता है। अब इसके जो डीमेरिट्स है, नुकसान है, वो क्या है? वो तो बस स्वतः ही स्पष्ट हो गया है।
उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है, फसल उत्पादन भी घट जाएगा, जल स्रोतों में जो है गाद यानी कि सिल्ट जमा हो जाएगी, जल स्रोत जो है वो भर जाएंगे, पारिस्थितिकी संतुलन इससे बिगड़ता है। अगर हम शॉर्ट में और कंक्लूजन में जो है उसका संक्षेप में अगर कहें तो मृदा क्षरण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, मृदा क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव गतिविधियां इसे तेज और खतरनाक बना देती है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मृदा क्षरण जो है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक को हम रोक नहीं सकते, बट मानव ह्यूमन एक्टिविटीज इससे जो है तेज कर देगी और इसको खतरनाक मोड़ दे देती है, जिससे जो है मृदा क्षरण अधिक होता है। ये बहुत ही समझना जरूरी है। मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, मृदा संरक्षण जो है हम कैसे करें, जैसा पिछले स्लाइड्स में भी हमने पीछे भी हमने बात की है कि भाई वही तरीके से हम जो है ना मृदा क्षरण को जो है हम कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। जैसे वृक्षारोपण की बात हमने की, यहीं से स्पष्ट हो गया। हमने कई बार आप घास पट्टी पद्धति, हमें जो है ना खेतों में घास की पट्टियां लगाकर पानी की गति को कम करना है, जिससे मिट्टी सुरक्षित रहे। फसल चक्कर और कवर क्रॉप्स यानी कि आवरण फसलें जो हमारी भूमि को खाली न छोड़कर हरी फसल बोई जाती है, मिट्टी को ढककर रोकती है और उससे क्षरण कम होता है। काउंटर फार्मिंग, ढलानों व समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करना, जहाँ पे ढलाने हैं, पहाड़ी बेल्ट है, तो वहाँ पे घाटियां हैं, उन पे क्या करेंगे हम, वो उस ढलानों को तोड़कर जो है काउंटर फार्मिंग अपनाएंगे, जिससे सीढ़ी नुमा टेरेस फार्मिंग, पहाड़ी ढलानों को सीढ़ियों की तरह बनाकर हम खेती करते हैं, तो उससे पानी धीरे धीरे बहता है और मिट्टी बचती है। और काउंटर फार्मिंग में ढलानों पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करने से जल बहाव धीमा होता है। यानी कि यदि हम बहती ढलान की तरफ ही जुताई करेंगे तो पानी का बहाव तेज होगा, मिट्टी कटेगी, सीधी नीचे जाएगी। इसके बजाय हम जो है ना वो उनका उल्टा समोच्च ढलानों पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करने से, और वैसे पॉसिबल भी नहीं है, ज्यादातर जो है समोच्च तरीके से ही जो है हम उसको जुताई कर सकते हैं। अगर हम उसको सीढ़ी नुमा बना लेंगे तो भाव जो है कम हो जाता है। झाड़ी और पेड़ की मेड़े, यानी कि झाड़ियां लगानी है और पेड़ों की मेड़े, हेजेस एंड शेल्टर बेल्स। जब हम झाड़ियां लगा देंगे और शेल्टर बेल्स बना देंगे तो जो है उससे हवा और पानी की गति कम होती है और कटाव रुकता है। हेजेस एंड शेल्टर बेल्स, झाड़ियां लगा देंगे, पेड़ लगाने से हवा पानी की गति जो है कम होती है और कटाव रुकता है। तो ये बड़े सिंपल शब्दों में, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां, ये जो मैं बता रहा हूँ 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो भी जो है अपने एग्जाम्स में जो है ना इसको समझ कर अपने तरीके से जो है बड़ा ही संक्षिप्त में इसको समझा रहे हैं, और वो डिटेल्स में उसको जो है अपना लिख सकते हैं, और जितना पूछा जाता है उस प्रश्न के अनुसार भी जो है इसका आंसर दिया जा सकता है। और समझना बेहद जरूरी है। जब समझ में आ गया तो आप चाहे जितना लिखवा लो, लिख सकते हैं। बट अगर समझ में ही नहीं आ रहा है कि मृदा संरक्षण की जैविक विधियां क्या है, यांत्रिक विधियां क्या है, जैविक मतलब नेचुरल तरीके से जो है हम उनको रोक सकते हैं। मैकेनिकल पे आ गए, मैकेनिकल में हम क्या करेंगे, मेड बंदी बनाएंगे, बंडिंग जिसको कहते हैं, मेड बनाना। खेत की सीमाओं पर मिट्टी पत्थरों का मेड़ बनाकर वर्षा जल को रोका जाता है और मिट्टी बहने से बचाते हैं। काउंटर बंडिंग यानी कि समोच्च मेड़ बंदी, ढलानों पर समोच्च रेखा के अनुसार मेड़ बनाकर पानी की गति धीमी की जाती है और कटाव को रोक जिससे कटाव रुकता है। चेक डैम, चेक डैम छोटे बांध बनाकर नालों और जल प्रवाहों में मिट्टी व पानी को रोका जाता है। यानी कि जब हम छोटे छोटे बांध बना लेंगे और तो उसमें जो है नालों और जल का जो प्रवाह है वो कम हो, उसको रोका जा सकता है। और गली प्लेजिंग,
नाला और गली, गहरी गली यानी कि नाले में मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट से रुकावट डालकर मिट्टी को बहाव को रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी नाली बन गई, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पत्थर, कंक्रीट जैसी चीजें डाल देंगे ताकि मिट्टी का बहाव जो है कम हो जाएगा। फार्म पॉन्ड्स और रिजर्वर्स यानी कि हम तालाब और झीलों का निर्माण कर सकते हैं। इससे उसमें जो है वर्षा जल एकत्रित हो जाएगा और वो खेतों में सिंचाई और भूजल रिचार्ज के लिए जो है काम आता है। यानी कि खेतों में सिंचाई कर सकते हैं और उसे भूमि में भी जो है जल की मात्रा बनी रहती है। पत्थर की दीवारें, स्टोन वॉल्स एंड बाउंड्री चेक्स, ढलानों पर पत्थरों की दीवारें बनाकर जल बहाव को भी कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी सुरक्षित रहती है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो मैकेनिकल है, यानी कि हम इनको जो है अपना कर भी मृदा संरक्षण कर सकते हैं और मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। अब मिट्टी में सुधार के उपाय क्या क्या होंगे, जैसे मान लीजिए ये हम आगे इसको समझेंगे। वैसे ये लवणीय मिट्टियों के लिए जो है हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं और हरी खाद जो है वो डालेंगे। सिंचाई और जल निकासी की व्यवस्था को सुधार करेंगे और जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में अपने आप स्वतः ही सुधार हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं। मिट्टी में सुधार होगा, जिप्सम का प्रयोग लवणीय मिट्टी के लिए, ग्रीन मैन्योर, इरिगेशन एंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के सामने है। पौधों का कितने प्रतिशत भाग जल से निर्मित होता है? ये बिल्कुल सिंपल है, लगभग 70 से 95%, 70 से 95%। और निम्न में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल जो है वो कौन सा होता है? केशिय जल जो है वो पौधों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा रहता है? ये मैंने आप लोग को क्लियरली बताया है कि 50%। हाउ? 45% जो है मिनरल मैटर्स है, मिनरल मैटर है और प्लस 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर है। मृतिका के कणों का व्यास यानी कि जो क्ले है उसका व्यास कितना होगा? ये 0.002 मिलीमीटर से कम उसका जो है लाइन के साथ। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं है। सक्सेस हैज नो मीनिंग विदाउट स्ट्रगल। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं है। सक्सेस हैज नो मीनिंग विदाउट स्ट्रगल। यदि आपने स्ट्रगल ही नहीं किया तो सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है। सो थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सभी को जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में जो है आपको सॉइल सॉइल एरोशन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया है। इसके और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर जो है लोगों के क्विज के रूप में पेश करेंगे। तो और स्वस्थ रहे और मस्त रहे और अपनी तैयारी करते रहे। धन्यवाद।